गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ वीडियोस शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स स्टिक्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी जिसको कह देते हैं, वो क्या होती है? सो बेसिकली ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, स्टडी डिसिप्लिन है that deals with the that concern with the collection of data, organization of data, analysis and interpretation and presentation of data. तो एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स ऐसा एरिया ऑफ स्टडी है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो भी हमें चाहिए होता है। ठीक है, उसको कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करते हैं एज पर द नीड। उसको फिर हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं और कुछ कंक्लूजन निकालते हैं उस आंकड़ों के आधार पर, है ना, आंकड़े जो होते हैं। सो डेटा इज बेसिकली द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए है, एक्चुअल में इंफॉर्मेशन वही डेटा है। ठीक है, नाउ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्या है? अगर हम स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, अब हम बिजनेस के जो डाटा हैं उनको एनालाइज और इंटरप्रिटेशन, उसको कलेक्शन करने में लगा दें, बिजनेस से रिलेटेड जो भी डाटा उसके लिए लें, तो हम उसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स जो है उसका बहुत रोल है। जैसे जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, अगर हमें पास्ट बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करनी है, या हमें मार्केट में हमारा शेयर कितने परसेंट है ना, तो ये किसी न किसी डाटा के आधार पे, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये किसी न किसी आधार पे हम जो हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वो कैलकुलेट जो हम करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज दैट कम्स अंडर द स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, देन ऑर्गेनाइज करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन प्रेजेंट करते हैं डाटा, सो दैट कि हमें पता चल सके कि हमारा बिजनेस किस तरह से चला हुआ है, किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस एरिया में जो है ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सो हमें इन शॉर्ट, अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो हमें वीकनेस और स्ट्रेंथ भी इसी स्टैटिस्टिकल मेथड्स की वजह से पता चलते हैं। नाउ कम्स टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जो हम सबसे जो बेसिक पार्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिकल, जो भी मेथड्स हम यूज करते हैं उसमें हम करने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी बोलता है ऐसी कोई भी डाटा, है ना, ऐसा कोई भी डाटा जिसमें से एक कोई मिड वैल्यू जो है पूरी के पूरे डाटा को डिस्क्राइब कर दे, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल कोई हम जैसे कोई डाटा ले लेते हैं, तो उस डाटा में हम नॉर्मली, है ना, बोल देते हैं कि ऑन एंड एवरेज इतने परसेंट मार्क्स आएंगे, है ना। ऑन एंड एवरेज इतने परसेंट है, मतलब आप एक बच्चे के एग्जामिनेशन में जो है उसने 10 पेपर्स दिए थे या 7 पेपर्स दिए थे, और ऑन एंड एवरेज हम बोल देते हैं कि 70% मार्क्स आएंगे। सो ऐसा तो है नहीं कि उसके हर पेपर में 70 आएंगे, किसी में हो सकता है 80 आए, किसी में 40 आए, किसी में 90% आए। तो हम एक ऐसी वैल्यू बोल देते हैं, है ना, जो कि कहीं सभी वैल्यूज के मिड में एग्जिस्ट करती है और रिप्रेजेंट करती है पूरे डेटा को, दैट वी नोन एज सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। सो वो डिफरेंट टाइप्स की क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज। ठीक है, औसत। ठीक है, एवरेज। एवरेज जो है वो पूरी जो डाटा है उसको एक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। देन सेकंड इज अरिथमेटिक मीन, जिसको हम क्या बोल देते हैं? AM। तीसरा जो है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन,
जिसको हम GM बोल देते हैं। फोर्थ हमारे पास है हार्मोनिक मीन। इसके अलावा फिफ्थ है हमारे पास मीडियन, और सिक्स्थ है मॉड। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है 6 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी हैं। ठीक है, 6 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी हैं, दैट इज एवरेज, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। जनरली हम अगर स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करें तो जनरली हम एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड जनरली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए। सो होप आपको ये समझ आ रहा है ना। नाउ विल डिस्कस विद द जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड क्या रिक्वायरमेंट है एक अच्छी जो है एक अच्छे सेंट्रल टेंडेंसी जो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं उसमें एवरेज की। सो एवरेज, बेसिकली एवरेज क्या है, बोलता है इट इज अ टाइप ऑफ अटेम्प्ट इन विच ए सिंगल वैल्यू डिस्क्राइब द होल डाटा। ठीक है, बोलता है एक ऐसी वैल्यू जो कि एक सिंगल ऐसी वैल्यू जो कि पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर देती है। ठीक है, एवरेज है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे ऑन एन एवरेज 70% मार्क्स आएंगे इन एग्जाम्स में। सो वो 70% ऐसा तो नहीं कि हर पेपर में मेरे 70% है, हो सकता है किसी में 50% है, किसी में 90% है, किसी में 80% है ना। तो हम जो है कुल मिला के एक ऐसी वैल्यू बोल देते हैं जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो एवरेज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके एवरेज के, क्या इसके उद्देश्य रहते हैं ऑब्जेक्टिव एवरेज के। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टू गेट सिंपल वैल्यू दैट डिस्क्राइब, टू गेट सिंपल वैल्यू दैट describes the characteristics of entire group, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एवरेज का टू गेट सिंपल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटायर ग्रुप। इंटायर ग्रुप मतलब जो भी ग्रुप डाटा है, पूरा का पूरा जो डाटा है ना, और उसकी एक सिंपल एक ऐसी वैल्यू जो कि हम डिस्क्राइब कर देगी पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने 7 पेपर दिए थे एग्जामिनेशन में और मैंने बोला ऑन एंड एवरेज 70% मेरे मार्क्स आएंगे, है ना। सो इसने जो मैंने 7 पेपर दिए हैं उन सभी का निचोड़, किसी में हो सकता है मेरे कम परसेंटेज भी आए, किसी में ज़्यादा भी आए, पर ऑन एंड एवरेज मैंने एक ऐसी वैल्यू बोल दी जिसने पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। एवरेज एक ऐसी चीज है जो कंपैरिजन के लिए भी काम आती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जो है फर्स्ट से 5th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स की एज फाइंड आउट की। ठीक है, एक स्कूल की, फिर मैंने दूसरे XYZ स्कूल में गया, वहां पे 1st to 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की एज को की एवरेज फाइंड आउट की। सो मैं बता सकता हूँ दोनों को कंपैरिजन की कौन से स्कूल में की एवरेज, हालांकि देर इज नो टू मच डिफरेंट, बट हम कंपेयर कर सकते हैं कि कंपेरेटिवली यहाँ की एवरेज एज स्टूडेंट्स की कहाँ है एंड क्या है ABC स्कूल की XYZ से कंपेयर की जा सकती है। या हम बोल सकते हैं कि एवरेज ग्रोथ जो है किसी कंपनी की 2001 और 2 में ये थी और 2021-22 में ये है, तो हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एवरेज एक ऐसा सिंपलेस्ट वे है जिससे हम कंपैरिजन भी किया जा सकता है दो डेटास के बीच में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्री रिक्विजिट्स ऑफ गुड एवरेज। पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे एवरेज के बारे में, देन विल डिस्क्राइब द न्यूमेरिकल फॉर्मूला कि किस तरह से न्यूमेरिकली इसको
रिक्विजिट्स ऑफ गुड एवरेज। एवरेज को शॉर्ट में मैं एवीजी लिख रहा हूँ। एवरेज क्या रिक्वायर्स, एक तो सबसे पहले है इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड ये एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें करना ही कुछ कैलकुलेशन करनी कुछ नहीं है। एक सिंगल वैल्यू जो है वो इंटायर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देती है। सिंपल टू कंप्यूट, सबसे सिंपल है ये मेथड कंप्यूट करने का। इसमें क्या किया जाता है, जनरली हम पूरी वैल्यूज को टोटल करते हो, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो वी गेट द एवरेज। ठीक है, देन हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। जैसे मैंने डिस्कस भी किया था, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि क्या है, एक सिंगल वैल्यू जो है इंटायर ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। तो ये जो एवरेज निकाली जाती है ये सभी आइटम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। ठीक है, रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि रिजिडली डिफाइन करती है पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ना कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था कि मैंने 7 पेपर दिया तो उसकी ऑन एंड एवरेज मेरी 70% मार्क्स आएंगे, है ना। तो ये 70% मतलब हम कहीं ना कहीं डिफाइन कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये डिफाइन हो जाएगा, है ना, कि ऑन एंड एवरेज। एवरेज वर्ड जो है वो रिजिडली डिफाइंड है ना। इसको कभी ये पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है और इसको जुटलाया नहीं जा सकता कि ये पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बता रही है। तो ये रिजिडली डिफाइंड है बहुत ही। देन सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर के स्कोर्स को के एवरेज पता करना था। देन मुझे फाइनल ईयर बीए फाइनल ईयर का किया मैंने, देन बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का स्कोर फाइंड आउट किया। तो कहीं ना कहीं, और अगर मैं बात करूं कि मैंने बीए फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप का स्कोर फाइनल किया, देन दूसरे ग्रुप का बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का जो है एवरेज निकाला, सो ऑलमोस्ट वो जो एवरेज निकलेगा वो सेम निकलेगा, है ना। हाँ, हालांकि उसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं होगा। जो डिफरेंस होगा उसको हम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन बोलते हैं, एंड द सैम्पलिंग स्टेबिलिटी रहेगी, बिकॉज एवरेज की वजह से मुझे कहीं ना पता चल रहा है कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी डेटा में, कोई भी आंसर में, कोई भी एवरेज में। सो कहीं ना कहीं मुझे जो है सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होने की वजह से मैं इसको फर्दर किसी भी तरह के डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो नो नॉट बी, नेक्स्ट है नॉट बी unduly affected by extreme values, extreme values। ठीक है, क्योंकि सभी वैल्यू की सभी जो जितनी भी डेटा की जो भी वैल्यूज हैं उन सभी को डिफाइन करती है एवरेज। तो एक्सट्रीम वैल्यू अगर उसमें से हटा भी दी जाए, ठीक है, सो जो हमारे पास डेटा होगा उसकी ही वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगी एवरेज जब निकलेगी, जो हमारे पास अवेलेबल होगा। तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू चाहे बड़ी है चाहे छोटी है तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड रिक्विजिट्स ऑफ गुड एवरेज ये हैं। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।